नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ। पीएम मोदी ने उत्तराखंड रोजगार मेले को संबोधित किया। वीडियो संदेश के जरिए प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र भी किया और ये कहा कि ये नीति युवाओं को नई सदी के लिए तैयार करती है। केंद्र उत्तराखंड सरकार का ये निरंतर प्रयास है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। भूमि उत्तराखंड के युवा साथियों को रोजगार मेले के लिए बहुत बहुत बधाई। जिनको आज नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं उनके लिए आज नई शुरुआत का अवसर है। इससे निश्चित रूप से आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन बदलने वाला है। देवभूमि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर युवाओं को रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र देने के लिए उन्होंने संबोधित किया और प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड के रोजगार मेले को संबोधित किया। वहीं इस बीच बीजेपी से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि हर युवा के पास रोजगार हो और इसी दिशा में ऐसे कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। उत्तराखंड के लिए आज बेहद ही खास दिन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड रोजगार मेले को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कई मंत्र दिए, खासतौर पे युवाओं को। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी हैं। सर, प्रधानमंत्री ने आज संबोधित किया उत्तराखंड रोजगार मेले को। कई लोगों को रोजगार के नए अवसर भी दिए गए। किस तरीके से देखते हैं आप? प्रधानमंत्री जी लगातार हर महीने कहीं ना कहीं रोजगार मेले के माध्यम से 70-75 हजार से लेकर 1 लाख तक युवकों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। मैं उस मेले में था जब पहली बार प्रारंभ हुआ। पूरे देश भर में उन्होंने उस समय दिया और हर स्टेट में दे रहे हैं। आज उन्होंने उत्तराखंड में किया है। ये उत्तराखंड के नौजवानों के लिए एक अवसर है जिसकी प्रधानमंत्री जी ने स्वयं चिंता की है कि उत्तराखंड के नौजवान को रोजगार मिले। और जो कहते थे उत्तराखंड की जवानी और उत्तराखंड का पानी उत्तराखंड के काम नहीं आ रहा है, आज वो सार्थक हुआ है कि वो काम आ रहा है। सर, आपको किस तरीके से क्या लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो जिक्र किया कि उत्तराखंड के युवाओं के जो अगर हम बात करें, उत्तराखंड के जो युवा हैं देश के अलग अलग इलाकों में वो रोजगार कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, पानी का भी उन्होंने जिक्र किया। आपको लगता है कि पहले की जो परिस्थितियां हैं वो अभी बदली हैं, उत्तराखंड में विकास हुआ है? देखिए, उत्तराखंड में व्यापक विकास हुआ है। उत्तराखंड की जीडीपी पूरे देश के एवरेज जीडीपी से ज़्यादा है और उत्तराखंड में चारों तरफ विकास हुआ है। चाहे आप बुनियादी ढांचे को लें, ऑल वेदर रोड के नाम से रोड बनी है, वाइब्रेंट विलेज पर काम हो रहा है। आज उत्तराखंड में एम्स से ड्रोन दवाई लेकर के आधा घंटे में टिहरी में छोड़ करके आता है। आज हम टेलीमेडिसिन से सुदूर गांव में सीमा के पास आदमी को इलाज दे रहे हैं। और वाइब्रेंट विलेज स्कीम के अंतर्गत जो सीमा के गांव हैं, सीमांत गांव हैं, उनका विकास हो रहा है। गांव को सड़कों से जोड़ा जा रहा है। हर गांव में बिजली, नल से जल, शौचालय, आवास, उज्ज्वला गैस, जनधन के खाते हर गांव में। ये सब पूरा का पूरा इंक्लूसिव डेवलपमेंट जिसको कहना चाहिए, समावेशी विकास, सबको साथ लेकर के विकास, ये मोदी जी की सरकार में हो रहा है और हर व्यक्ति इसको पसंद कर रहा है। उत्तराखंड को तो विशेष रूप से उनका हर मामले में आशीर्वाद मिल रहा है। रेलवे के मामले में हमको इसी बार बजट में 5,000 करोड़ मिला है। हमारी केंद्रीय सहायता दुगनी हो गई, 11,418 करोड़ हो गई। तो उत्तराखंड में व्यापक अवसर नौजवानों को मिल रहे हैं और उत्तराखंड का चहुमुखी विकास डबल इंजन की सरकार में हो रहा है। सर, रोजगार की हम बात कर रहे हैं तो ऐसे में जो भर्तियां काफी चर्चा में उत्तराखंड में रही है पिछले 6-7 महीनों से, अनियमितताएं जिस तरीके से हुई, जिस तरीके से आरोप लगे अनियमितताओं के, विपक्ष कह रहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। आपको लगता है कि ये वक्त है कि जब सीबीआई जांच करा देनी चाहिए? नहीं, जब सरकार ने जो एसआईटी गठित की है वो अच्छा काम कर रही है, निष्पक्ष रूप से काम कर रही है। 60 लोगों को जेल भेजा जा चुका है और सख्त नकल विरोधी कानून बना दिया गया है जिसमें 10 करोड़ तक का जुर्माना, उम्र कैद और संपत्ति की कुर्की, ये सब चीजें कर दी गई हैं।
एसआईटी अपना काम कर रही है, एसआईटी के काम में कोई कमी नहीं है, लेकिन विपक्ष को काम है उसका आरोप लगाना। अगर सीबीआई से जांच कराते तो वो कहते कि किसी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज से देख रेख में कराओ। ये तो उनका अपना शिगुफा होता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो एसआईटी गठित की है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और उसने अब तक 60 लोगों को जेल भेजने का काम किया है। कोई भी जिसने गलत काम किया है वो बचेगा नहीं। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, लगातार जिस तरीके से ईडी देश के अलग अलग इलाकों में कार्रवाई कर रही है, जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं उन पर कार्रवाई हो रही है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बीजेपी कहती है कि ये अमृतकाल है, लेकिन दरअसल जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है वो लग रहा है कि अघोषित आपातकाल है। नहीं, ये विपक्ष का गलत आरोप है। कौन सा लोगों के मौलिक अधिकारों पर अतिक्रमण हो रहा है? कौन सा मीडिया पर प्रतिबंध लगा है? मैंने आपातकाल देखा है 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी, जिसमें सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। आज कौन से नेता को इसमें जेल में डाला है? हाँ, किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो वो अब जमाना गया, जब भ्रष्टाचार करो और नेता हो इसलिए बच जाओगे। अब मोदी जी के उसमें भ्रष्टाचार करने वाला किसी भी दल का होगा वो बचेगा नहीं। उनका स्लोगन भी है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जिन्होंने खाया भी है उनके गले में भी हाथ डाल के निकालना, ये देश की आवश्यकता है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मोदी राज में किसी भी तरीके से कोई किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। वीडियो हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। दिल्ली की स्पेशल सेल पुलिस ने ड्रग तस्करी के एक बड़े मामले का खुलासा किया है और पुलिस ने यहां पर खुलासा करते हुए दिल्ली, पंजाब सहित उत्तर भारत के इलाकों में ड्रग्स की तस्करी में लिप्त एक इंटरनेशनल कार्टेल के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिनकी पहचान रणबीर सिंह उर्फ टिंकू और लोयांगबा इटोचा के रूप में हुई है। ये मणिपुर के इम्फाल के रहने वाले हैं। छत्रपति शिवाजी की जयंती पर एक बार फिर से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एबीवीपी और लेफ्ट छात्र के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद लगातार तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। मामला बढ़ता देख भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है और इस बीच छत्रपति शिवाजी के अपमान को लेकर करनी सेना के तमाम नेता धरना प्रदर्शन करने जेएनयू पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस और सेना के लोगों की झड़प भी देखने को मिली। हालांकि समय रहते ही तमाम करनी सेना को दिल्ली पुलिस की वैन से डिटेन कर लिया गया। दक्षिणी दिल्ली के अंबेडकर नगर और देवली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के द्वारा लगे हुए वाईफाई 4 महीने से बंद हैं और इसी कारण जो स्कूल और कॉलेज के छात्र हैं वो बेहद परेशान हैं। सिर्फ फाइलों पर चल रहे ये वाईफाई हकीकत से बेहद दूर हैं, जिससे बच्चों को अपनी परीक्षा की तैयारी में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और इन विधानसभा में रहने वाले व्यक्ति बेहद गरीब तबके से आते हैं, जिनके पास पर्याप्त साधन भी उपलब्ध नहीं है। कब से बंद है? 2 ढाई 3 महीने, 1 महीना। 2 ढाई 3 महीने हो गए। तुम्हारी को चेकअप करने आ गए। कब से बंद है? 2 ढाई 3 महीने, 1 महीना। 2 ढाई 3 महीने हो गए। तुम्हारी को दिल्ली की रोहिणी में अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियन का आयोजन हुआ, जिसमें कई विदेशी बॉक्सरों ने भी शिरकत की है और देसी बॉक्सर्स ने भी अपने जलवे दिखाए, जिसमें दर्शकों ने भी जमकर लुत्फ उठाया। खिलाड़ियों का हौसला अफजाई के लिए बीजेपी सांसद और अन्य नेताओं समेत दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी पहुंचे। ये कार्यक्रम प्रोफेशनल बॉक्सिंग काउंसिल के बैनर तले आयोजित किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियन का आयोजन प्रोफेशनल बॉक्सिंग काउंसिल के बैनर तले कार्यक्रम बीजेपी सांसद समेत कई नेता मौजूद रहे। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत करी थी, काफ़ी टाइम से मैं मेहनत कर रहा था, लेकिन मनोज अंकल जी की वजह से ये मेरा सपना जो है ये पूरा हो पाया। और आज मेरा ये मतलब सपना है ये मेरा जो है, और मुझे ये लग रहा है कि मैं अभी भी सपने में हूँ। जो मेरे को इतना मैंने ये टाइटल अपने नाम किया है, ये मेरे लिए एक सपने जैसा ही है। मेरा ये सपना था जो मनोज अंकल जी की वजह से पूरा हुआ। अमृत महोत्सव में आज़ादी के 75 साल में पिछले 3 साल में ही जो फंड को भी 4 गुना बढ़ाकर स्पोर्ट्स में
और सांसद खेल स्पर्धा के माध्यम से अब जगह जगह रूरल बेल्ट के अंदर गांव में जो प्रतिभाएं दबकर रह जाती थी, जिनके पास ये क्षमता नहीं थी, शहरों में वो कैसे आए, कोच उनको अच्छे मिल नहीं पाते थे, उनको अपॉर्चुनिटी देने के लिए हो रहा है। और अब देखिए, जहां 2 अंकों में पदक भारत में नहीं आया करते थे, आज 3 अंकों में भारत में पदक आ रहे हैं पिछले 3 या 4 वर्ष में। मोदी है तो मुमकिन है, ये भी कहने में संकोच नहीं है। और खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से जो अपॉर्चुनिटी देने का काम किया, जो प्लेटफॉर्म की आप बात कर रहे हैं, अब कोई भी प्रतिभाशाली बच्चा कहीं भी अपने क्षेत्रीय सांसद से भी और अपने डीएम से भी मिलकर वो अपना प्लेटफॉर्म तलाश कर सकता है। वैसी कोई बात नहीं है। आज आपने देखा जो इस इवेंट में ज्यादातर अपने इंडिया के बच्चे जीते हैं, ये उनकी अपनी मेहनत है। और मैं चाहता हूं कि बॉक्सिंग में इंडिया का नाम जिस हिसाब से हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं सबसे ऊपर जाए। और मैं बॉक्सिंग को जैसे आईपीएल होता है ना क्रिकेट में, उस मुकाम पे ले जाना चाहता हूं, ये मेरा भी ड्रीम है। दिल्ली हज कमेटी के नवनिर्वाचित चेयरपर्सन कौशर जहां ने आसफ अली रोड स्थित दिल्ली हज कमेटी के मुख्यालय में अपना कार्यभार संभाला और इस मौके पर कमेटी के पदाधिकारियों ने नवनिर्वाचित चेयरपर्सन का पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत किया। और इस मौके पर कौशर जहां ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनके आशीर्वाद की वजह से आज उन्हें सम्मानित पद मिल गया है। आगे उन्होंने कहा कि पहली प्राथमिकता अगले 3 महीने में होने वाली हज यात्रा पर जाने वाले हज यात्रियों को सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव चिन्ह तीर कमान को बालासाहेब शिवसेना गुट को देने की चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। और उद्धव गुट की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजेआई से इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की है। कोर्ट ने कहा कि आज लिस्ट में नाम नहीं है, इसलिए आप कल मामले को मेंशन कीजिए। शिवसेना का चुनाव चिन्ह इस वक्त महाराष्ट्र में सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। जब से चुनाव आयोग का फैसला शिंदे गुट के पक्ष में आया है, तब से ठाकरे गुट के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में इन दिनों सियासत गरमाई हुई है। उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव चिन्ह तीर कमान को शिंदे गुट को देने के चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। और इस बीच उद्धव ठाकरे शिवसेना भवन पहुंचे, कार्यकर्ताओं के सामने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे के समर्थन में जमकर नारेबाजी की और एकनाथ शिंदे का विरोध भी जताया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले बजट सत्र का आगाज हो गया है। यूपी बजट सत्र शुरू होने से पहले सपा नेताओं ने प्रदर्शन किया और वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि प्रशासन बुलडोजर लेकर टहल रहा है और उम्मीद करते हो कि इन्वेस्टमेंट आएगा। इस पर केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने पलटवार किया है। क्या कुछ का आपको सुनवाते हैं। राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी हैं। सर, अखिलेश यादव ने का कहना है कि उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है बुलडोजर लेकर टहल रहा है, ऐसे में इन्वेस्टमेंट की बात की उम्मीद कैसे की जा सकती है? देखिए, चाहे केंद्र की सरकार का बजट हो या उत्तर प्रदेश की सरकार का बजट हो, जनता को रास आ रहा है और जनता चूंकि इस बजट को सराहेगी, जिस तरह से आदरणीय वित्त मंत्री जी ने केंद्र सरकार में बजट पेश किया है, उसी प्रकार से उस बजट की खूबियों के लिए जनता तक न पहुंचे, इसलिए इस प्रकार के अखिलेश जी कृत्य कर रहे हैं, शोरगुल मचा करके, व्यवधान पैदा करके, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। और जहां तक बुलडोजर का सवाल है, तब मैं कहूंगा कि 2017 से पहले का इतिहास उठा करके अखिलेश जी देखें, उनकी शासन में क्या हो रहा था, जिस तरह से गुंडागर्दी, जिस तरह माफियागिरी और जिस तरह अपराध बढ़ रहे थे, और उसको कंट्रोल करने के लिए योगी जी काम करते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त हुई है और बुलडोजर वहां चलता है जहां बुलडोजर चलने की आवश्यकता है। बुलडोजर हमारे 2 प्रकार के हैं। एक बुलडोजर चलता है अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसों की अवैध भूमि पर, और एक बुलडोजर होता है जो विकास की लगातार काम करता है। अब इनको कौन से बुलडोजर से दर्द लगता है? मुझे लगता है ना विकास से दर्द होना चाहिए, ना अपराधियों में बुलडोजर चलने से होना चाहिए, और होता है तो अखिलेश जी से पूछिए। सर, जिस तरीके से जो एजेंसियां हैं वो लगातार कार्रवाई कर रही हैं, तो ईडी का जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये अमृतकाल नहीं है, ये अघोषित आपातकाल है। किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस पार्टी के इस बयान को? देखिए, देश का आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार मनाने का आह्वान किया है, और G20
की अध्यक्षता भारत को मिली है, दुनिया के वो 20 देश यहाँ पर आ रहे हैं, 9 देशों को हमने इनवाइट भी किया है, लेकिन ये सब इनको रस नहीं आ रहा है। इनको अमृतकाल तभी दिखाई नहीं पड़ता है। हाँ, 2004 से 14 की भ्रष्टाचार जो हो रहे थे, न जाने कितने भ्रष्टाचार में जेल गए थे, 11.5 लाख के भ्रष्टाचार घोटाले इनकी सरकार में पकड़े गए थे। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की शासन चाहते हैं तो इनको मुबारक। जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री ने वायदा किया था जनता से, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, अनुसूचित समाज के लिए, हमारे पिछड़ा वर्ग के लिए, वंचितों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम कर रही है, तो पूरी तरह से मैं कह सकता हूं कि 2024 में सारे वर्ग, देश की पूरी जनता माननीय मोदी जी के साथ है और हम फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार 2019 से भी ज्यादा प्रचंड से बनाना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा सर कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 में क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, और जिस तरीके से तमाम मंत्रियों की ड्यूटी भी लगाई गई है, मार्च की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में काफी फोकस रहने वाला है भारतीय जनता पार्टी का, किस तरीके से तैयारी है, क्या कुछ तैयारियां? देखिए, 2024 के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा डेवलपमेंट। हर क्षेत्र में जिस तरह से विकास हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें अगर लोगों को दर्द है तो अपना मुद्दे उठाते रहे। ये योगी और मोदी का भारत है। मैं कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम विकास की वो रफ्तार से काम करना चाहते हैं तो दुनिया और हमसे प्रेरणा ले। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम उस तरीके से काम कर रहे हैं कि दुनिया भारत से प्रेरणा ले रही है। वीडियो हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। हमारे साथ लखनऊ में शिक्षा मित्रों के महासम्मेलन में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर पहुंचे। आपको बता दें कि आज पूरे प्रदेश भर से शिक्षा मित्र रमाबाई अंबेडकर मैदान पहुंचे हैं, जहां कौशल किशोर भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। यहाँ पे लाखों की संख्या में शिक्षा मित्र पहुंचे। हमारे साथ से कौशल सांसद जी हैं। सर, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से ये सांसद पहुंचे हुए हैं यहाँ पे शिक्षा मित्र आज अपनी मांगों को लेकर के, क्या देखिए, ये आज शिक्षा मित्र, सभी शिक्षा मित्र एक महासम्मेलन कर रहे हैं योगी जी की सरकार के समर्थन में, मोदी जी की सरकार के समर्थन में। मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत पंच प्रण पूरा करना, विकसित भारत बनाना, योगी जी का उद्यमी प्रदेश बनाना, विकसित प्रदेश बनाना और शिक्षित प्रदेश बनाना, उसके नीतियों को, योगी जी की, मोदी जी की नीतियों को समर्थन करने के लिए यहाँ पर आए और मुझे बुलाया है। उसी कार्यक्रम में मैं भी शामिल होने का काम किया हूँ। काफी लंबे समय से अगर देखा जाए तो शिक्षा मित्र जो हैं अपने मांगों को लेकर के लगातार जो है प्रदर्शन भी किए थे पिछली अगर इसी सरकार की अगर बात करें तो आज फिर महासम्मेलन कर रहे हैं। देखिए, लोगों के बहकावे में भटक गए थे हमारे शिक्षा मित्र और सही लड़ाई को लड़ नहीं पाए, और आज जब शिक्षा मित्रों की समझ में आया कि हम कहाँ बहक रहे थे, तो आज योगी जी और मोदी जी की नीतियों का समर्थन करने के लिए खड़े हुए। कोई भी डिमांड नहीं है, पूरे प्रदेश से शिक्षा मित्र चल के आए हैं बगैर किसी डिमांड के, सिर्फ एक बात पर कि हम योगी जी की और मोदी जी की नीतियों का समर्थन करके जनता के नीचे तक ले जाएंगे। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, शिक्षित उत्तर प्रदेश और विकसित उत्तर प्रदेश, उद्यमी उत्तर प्रदेश बनाने का काम करेंगे और सरकार के साथ खड़े रहने का काम करेंगे। ये लेकर के यहाँ पर आज सब लोग सम्मेलन करने का काम कर रहे हैं। मैं शिक्षा मित्रों का स्वागत करता हूँ इस बात के लिए। आज इनके चेहरों पर मुस्कान दिखाई देगी, चेहरे पे मुस्कान दिख रही है, देख लीजिए, सभी के चेहरों पे मुस्कान दिख रही है, बगैर किसी डिमांड के चेहरों पर मुस्कान है, लोगों के चेहरे पे मुस्कान है, और ये चेहरे पर मुस्कान हमेशा के लिए बनी रहेगी, हमेशा के लिए बनी रहेगी। तो धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में सांसद कौशल किशोर जी का कहना है कि इन शिक्षा मित्रों के चेहरे पे मुस्कान हमेशा के लिए बनी रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से आज ये महासम्मेलन किया जा रहा है, उस महासम्मेलन में प्रतिभाग किए हैं और लाखों की संख्या में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। कैमरामैन शुभम के साथ मैं संदीप मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है और बजट 22 फरवरी को पेश होगा। वहीं बजट को लेकर नोएडा के व्यापारियों और आम नागरिकों की क्या राय है, आपको दिखाते हैं। का बजट शुरू हो गया है और 22 फरवरी को पेश किया जाएगा बजट सत्र। शुरू होने पर लोगों को बेसब्री से इंतजार है। आम जनता की क्या राय है, व्यापारी की क्या राय है, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। नोएडा के पोश इलाके में इस समय हम मौजूद हैं, अट्टा की मार्केट में। इनसे बात करेंगे कि किस तरीके का बजट आना चाहिए, क्या आपकी मांग है? बजट में सर यही मांग होगा कि GST थोड़ा कम कर दिया जाए, ताकि गरीबों आदमी को सस्ता में सामान, कपड़े, घरेलू उपकरण जो होता है उसको कम कर दिया जाए। राशन पानी जो है सर, अभी फिलहाल तेल का रेट था 175 रुपये लीटर, अभी 10 रुपये 15 रुपये घटे हैं।
तो वो सब जो उपकरण के जो घरेलू उपकरण है उसका कुछ बजट कम कर दिया जाए कि गरीब आदमी हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी ले। कपड़े लत्ते में जीएसटी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिक जब भी रेट बढ़ेंगे सर तो रेट हम लोग ही बढ़ा के देंगे, ग्राहक को हम लोग ही बढ़ा के देंगे सर। सरकार से हमारी मांगे कि थोड़ा सा घरेलू सामान का उपकरण का जो है उस सबको कम कर दिया जाए। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं जो लोगों की राय है वो साफ है कि बजट में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर लाना चाहिए। 22 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा, आपको घरेलू लेकर कैसा होना चाहिए बजट? बहुत महंगाई हो चुकी है, हम तो यही बताएंगे, और गरीबों के लिए थोड़ा सहायता होनी चाहिए। कैसा आना चाहिए बजट आपको? बजट नॉर्मली आना चाहिए और कैसा आना चाहिए? आपकी क्या राय है? व्यापारी जो ये बोल रहे वही राय है मेरा। बात है ना, महंगाई बहुत हो गया भैया, हर चीज़ का रेट बढ़ गया है। 22 हो, आटा 23 चले नॉर्मल, गरीब आदमियों के लिए भी, हम सबके लिए हुआ है। देखिए कहीं ना कहीं आम जनता की राय, व्यापारी की राय, बजट में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होना चाहिए। लोगों की मांग है कि महंगाई है और महंगाई जो है वो कहीं ना कहीं लोगों की कमर तोड़ रही है। बजट तो थोड़ा कम होना चाहिए, पब्लिक को सुविधा हो, कस्टमर को सुविधा हो, दुकानदार को भी सुविधा हो, ठीक है ना। कस्टमर अगर बजट कम हो जाए तो कस्टमर भी तो आएगा मार्केट में, खरीदारी भी थोड़ा सा ज़्यादा करेगा। जनता की यही मांग है कि गैस सिलेंडर कितना महंगा हो गया है, बेरोजगारी, ना नौकरी है, महंगाई चरम पर पहुंच गई है। तो इसलिए जो भी बजट आना चाहिए गरीब के हित में, मीडियम लोगों के जो गरीब पालन पोषण कर रहे हैं, ना नौकरी है, सरकार की कोई भी उपलब्धि नहीं है धरातल पे। इसलिए महंगाई कम हो, डीजल पेट्रोल कितना महंगा, जीएसटी, किसी भी परचूने की दुकान पर राशन लेने चले जाओ तो जीएसटी लगती है। एक गरीब जो लोग हैं जो जिस तरीके से अपना पालन पोषण हैं, उनके कहीं ना कहीं हित में बजट आना चाहिए जिससे लोगों को समस्याओं का सामना ना करना पड़े, और लोग बदलाव चाहते हैं बजट पर। और कहीं ना कहीं जो पहले बजट आया उससे कहीं ना कहीं हटके अब की बार बजट जनता को मिलेगा, और जनता को बेसब्री से इंतजार है और उसी का इंतजार 22 फरवरी को देखने को मिलेगा। वीडियो राम के साथ मिनसन शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, नोएडा।